मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने समास के कुछ भागों को, जैसे अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास के बारे में जाना था। इस वीडियो में तत्पुरुष समास के विभिन्न भागों, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जो चीज़ समझ में ना आवे उसके बारे में कमेंट करिएगा ताकि उसको फिर से क्लियर किया जा सकेगा। तो शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास। हमने बताया था कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण होता है और वह अप्रधान होता है, यानी कि गौड़ होता है, कम महत्वपूर्ण होता है, जबकि उत्तर पद विशेष्य होता है और वही प्रधान भी होता है। अब तत्पुरुष में लुप्त पद तत्पुरुष होता है। लुप्त पद मतलब जिसके कुछ पद लुप्त हो जाएं, गायब रहें। जैसे जब हम कहते हैं तुला दान, तो इसमें विग्रह करने पर जो हमारा मिलेगा वो होगा तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान। तो तुला दान जब हम कहते हैं तो इसमें कौन कौन से पद लुप्त होते हैं? विग्रह करने पर हमें साफ दिखाई दे रहे हैं, से बराबर करके दिया जाने वाला, ये इतना पद इसमें से लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार मालगाड़ी, मालगाड़ी का विग्रह हम करते हैं माल ढोने वाली गाड़ी, इसमें ढोने वाली पद का लोप हो जाता है। ऐसे समास जिनमें पदों का लोप हो जाता है उनको हम लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। इसी प्रकार कुछ और यहाँ उदाहरण दिख रहे हैं, जैसे वन मानुष, वन में रहने वाला, और ये मानुष अलग हो गया, में रहने वाला ये शब्द अलग हो जा रहा है, यानी इसका लोप हो जा रहा है। इसी प्रकार पर्णशाला है, पर्ण से बनी हुई शाला, पर्ण का मतलब घास होता है। व्यर्थ, वि अर्थ, वि मतलब विगत हो गया है, चला गया है, जिसका अर्थ ना हो, चला गया हो, लोप हो गया हो। जल कुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। तो इस प्रकार इन समास में जो हम विग्रह करते हैं उसमें समस्त पद बनाने पर इन सारे पदों का लोप हो जाता है। कुछ समास में समस्त पद ऐसे होते हैं, तत्पुरुष समास में कुछ पद ऐसे होते हैं जो संस्कृत से आते हैं, और ये संस्कृत से आए हुए जो शब्द होते हैं उनमें संस्कृत के विभक्तियों के नियमों के कारण उन विभक्तियों का लोप नहीं होता है। जैसे मृत्युंजय, यहाँ मृत्युम जो शब्द है, मृत्युम अपने आप में कर्म कारक को समाहित किए हुए हैं, यानी पहला जो मृत्यु शब्द है वो सिर्फ मृत्यु नहीं है बल्कि मृत्युम है, और इसमें माँ में लगा हुआ हलंत कर्म कारक की ओर इशारा कर रहा है। तो इस प्रकार मृत्युम का अर्थ हो जाएगा मृत्यु को। तो जब हम ये समस्त पद बनाते हैं तो इसमें जो कारकीय पद है उसका लोप नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जिनमें कारकीय पदों का लोप नहीं होता है उनको हम अलुप्त तत्पुरुष समास कहते हैं। कुछ और उदाहरण हैं, जैसे धनंजय, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? धनम जय, यानी कुबेर को जीतने वाला। धन किसका मालिक है? कुबेर धन का मालिक है, और इसको जीतने वाला हो जाएगा धनंजय। इसी प्रकार मन सिज, मन यानी चित्त को, सिज मतलब मन में जन्म लेने वाला, जो
है वो कौन है? कामदेव। यहाँ जो समास है वो कौन सा है? औलुक तत्पुरुष। औलुक तत्पुरुष क्यों? कि इसके साथ जो कारकीय पद हैं वो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उनका लोप भी नहीं होता है, वो विद्यमान रहते हैं। अगला है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष क्या है? ऐसे समास जिनका बाद वाला शब्द स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे स्वर्णकार, चर्मकार, नभचर, राजनीतिज्ञ। तो इसमें जो कार शब्द है, चर शब्द है और ज्ञ शब्द है, ये प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं और इनका जो अर्थ है वो भाषा में अपने आप में अलग से प्रयोग नहीं किया जाता। ये जब संज्ञा शब्दों के साथ मिलते हैं तभी वो प्रयोग में लाए जाते हैं और तभी उनका अर्थ भी बनता है। अगर हम स्वर्णकार कहते हैं तो इसका अर्थ होता है सोने का काम करने वाला। चर्मकार, चमड़े का काम करने वाला। चर्म मतलब होता है चमड़ा। नभ चर, इसका मतलब हो गया कि नभ में विचरण करने वाला। विचरण करना मतलब घूमने वाला। नभ मतलब आकाश। राजनीतिज्ञ, राजनीति को ज्ञ मतलब जानने वाला। तो ये शब्दों का जो हम विग्रह कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? उपपद तत्पुरुष। अब यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण दिख रहे हैं जैसे जलज है, जलद है। तो इस प्रकार के शब्दों में दो शब्द दिख तो रहे हैं, जल और ज। यहाँ राजनीति में ज्ञ लगा हुआ है। ज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। चर का मतलब होता है विचरण करने वाला। तो इस प्रकार अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी उपपद तत्पुरुष होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ उपपद तत्पुरुष नहीं होगा, ये तीसरे अर्थ में समाहित होता है। इन शब्दों के जो अर्थ हैं वो तीसरे अर्थ में समाहित होते हैं, और जहाँ शब्द तीसरे अर्थ में समाहित होते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अगला है कर्मधारय। इससे पहले हम लोग नय समास देख लें। तत्पुरुष समास का एक और भाग होता है जिसको हम कहते हैं नय समास। नय समास कहाँ होता है? नय तत्पुरुष समास क्या होता है कि इस जहाँ न का अर्थ दे, नकारात्मक भाव दे, वहाँ नय तत्पुरुष समास होता है। जैसे अगर हम एक शब्द लेते हैं असभ्य, इसका मतलब क्या हो गया? जो सभ्य न हो। तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? न सभ्य, जो सभ्य न हो। अभाव मतलब कि न भाव, जिसके अंदर कोई भाव न हो। असंभव, जो संभव न हो। तो यहाँ जहाँ भी अ है जो नकारात्मक भाव देता है, ऐसे शब्दों में नय तत्पुरुष समास होता है। अब देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद प्रधान अप्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। यानी मुख्य पद जो है कर्मधारय समास का वो उत्तर पद होता है। कर्मधारय समास में उपमेय, उपमान या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है। विग्रह के अनुसार कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर हो जाता है। जिस प्रकार का हमारा विग्रह होगा उसी प्रकार का उस समास को हम श्रेणी देंगे, चाहे वो कर्मधारय हो या बहुव्रीहि हो, क्योंकि इसमें कभी कभी संशय हो जाता है। जैसे
अगर एक उदाहरण हम लें कि नीलकंठ, तो नीलकंठ का अगर हम विग्रह करते हैं नीला कंठ या नीला है कंठ जो, तो ये जब विग्रह होगा कि नीला कंठ, तो वो क्या बता रहा है? कंठ का गुण बता रहा है कि वो नीले रंग का है। तो जहाँ गुण बताएगा यानी उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, वहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन अगर नीलकंठ का हम विग्रह करते हैं नीला है कंठ जिसका, तो जब नीलकंठ हम कहते हैं तो यहाँ शिव का आ जाता है, नीला कंठ है जिनका अर्थात शिव। तो जब तीसरा अर्थ देगा तो वहाँ हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसलिए हमने कहा कि शब्दों का यानी कि जो समस्त पद हैं उनका जब हम विग्रह करते हैं, उस विग्रह के अनुसार ही ये निर्धारित होता है कि वहाँ कर्मधारय समास होगा या फिर बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास में हमेशा तीसरा पद ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरा पद महत्वपूर्ण होने का मतलब कि जो वो तीसरा अर्थ देता है। दो पद समास पद में होते हैं और दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं। पूर्व पद भी अप्रधान होता है और पर पद अर्थात उत्तर पद भी अप्रधान होता है। इसमें एक तीसरा ही जो शब्द हमारा निकल के आता है, जो उसकी तरफ विशेष इशारा करता है, वो बहुब्रीहि समास होता है क्योंकि वो तीसरे अर्थ में समाहित होता है। अगर आसान शब्दों में हम समझें तो जितने भी योग रूढ़ शब्द हैं वो सब बहुब्रीहि समास में अधिकतर आ जाते हैं। इसमें समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार बहुब्रीहि के ये भेद होते हैं। इनके विग्रह के अनुसार ही हम इसको जानते हैं। इसी प्रकार द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, इनका विग्रह जब हम करते हैं तो उसके अनुसार ही निर्धारण करते हैं कि उस समस्त पद में द्विगु समास होगा या बहुब्रीहि समास होगा। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र यहाँ द्विगु समास की परिभाषा कहती है कि जहाँ प्रथम पद संख्यावाची है वहाँ द्विगु समास होगा। अगर हम इस त्रिनेत्र पद का विग्रह करते हैं कि तीन नेत्र, तो ये संख्या को दर्शा रहा है, तीन नेत्र। लेकिन अगर हम इसका विग्रह करते हैं कि तीन नेत्र हैं जिसके, तो तीन नेत्र किसके हैं? शिव के हैं। तो यहाँ तीसरा अर्थ दे रहा है। मतलब कि जब विग्रह करने पर तीसरा अर्थ सामने आए तो वहाँ सीधे सीधे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, चाहे वो विशेषण विशेष्य हो, उपमेय उपमान हो या फिर संख्यावाचक हो। तो इस प्रकार बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इनके विग्रह करने के बाद ही हमें ये पता लगता है कि वहाँ इनमें से कौन सा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हो जाऊंगी, जिससे आपको ये सारी जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।